आज रूस यूक्रेन वॉर को 150 दिन हो गए, 150 दिन। बीते 5 महीने की जंग में रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। कई इलाकों में रूस की तरफ से जबरदस्त बम्बार्डमेंट हुआ है। लेकिन इस सब के बीच में कुछ सवाल ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं। जब ग्रेन को लेकर डील हो गई टर्की, यूएन, रशिया, यूक्रेन के बीच, तो उसके बाद 20 घंटे के अंदर क्यों रशिया ने ओडेसा के उस पोर्ट पर हमला किया जहां पर ग्रेन स्टोरेज हाउस था? क्या जवाब है इसका? इस सब के बीच जंग का दायरा बढ़ चुका है। इस वक्त यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में जबरदस्त टेंशन है। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है क्योंकि रूस ने एक बार फिर इस शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच हुई ग्रेन डील के 24 घंटे के अंदर ही ओडेसा पर रूसी मिसाइलों का हमला हुआ है। यूक्रेन आर्मी ने दावा किया है कि रूस की कैलिबर मिसाइलों ने ओडेसा पोर्ट पर ग्रेन्स के वेयरहाउस को टारगेट किया है। यूक्रेन की सदर्न ऑपरेशन कमांड के मुताबिक ब्लैक सी में रूसी फ्लीट की तरफ से 4 मिसाइलें दागी गई थीं। यूक्रेन का दावा है कि रूस की 4 मिसाइलों में से 2 को हवा में मार गिराया गया, जबकि बाकी 2 मिसाइलों ने पोर्ट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। ज़ेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि रूस पर किसी भी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि रूस सिर्फ पोर्ट्स के डिमाइनिंग का इंतजार कर रहा है। हालांकि रूस यूक्रेन वाली ग्रेन डील के बारे के बीच पहली बार ब्लैक सी में नेटो की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज भी शुरू हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली वो तकनीक अपना रहा है जिसमें दुश्मनों को एक फ्रंट पर उलझाकर दूसरी तरफ सेना भेजता था। लेकिन ये बहुत पुरानी टेक्निक है, इसको कहते हैं कंफ्यूजिंग द एनिमी। इसी तरह रशियन आर्मी यूक्रेन को उलझाकर रखना चाहती है जिससे यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में धीरे धीरे अपने मिलिट्री गोल्स अचीव कर सके। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह ब्लैक सी में रूस के खिलाफ नेटो की वॉरशिप्स एक्टिव हुई हैं, क्या उसके जरिए ब्लू जोन में न्यूक्लियर रूट खुलने वाला है? क्या नेटो और रूस के बीच डायरेक्ट टकराव के हालात बन चुके हैं? स्पेशल रिपोर्ट देखें। जिसका डर था वो हो गया। रूस यूक्रेन को लेकर ऐतिहासिक अनाज वाली डील को हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे, उसे लागू हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ कि रूस ने मिसाइलों का मुंह ओडेसा की तरफ मोड़ दिया। यूक्रेन का दावा है कि ग्रेन डील की आड़ में रूस ने एक बार फिर धोखा दिया, अपनी पुरानी फितरत को जाहिर कर दिया। हालांकि इसका अंदेशा यूक्रेन समेत नाटो को भी थी, इसलिए तैयारी दूसरी तरफ से भी हुई। जिस वक्त तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन को लेकर ऐतिहासिक ग्रेन डील साइन हो रही थी, तुर्की और यूएन के मीडिएशन की बदौलत लाखों टन अनाज को यूक्रेन के पोर्ट से ग्रीन सिग्नल दिए जाने वाले पेपर्स पर साइन हो रहे थे। ब्लैक सी का जलमार्ग खोलने के नाम पर दुनिया तालियां बजा रही थी। जिसे यूएन उम्मीद की किरण बता रहा था। यूरोप ये समझने लगा था कि हो सकता है ग्रेन डील के चलते युद्ध का सायरन बजना बंद हो जाए। मगर ठीक उसी दौरान अचानक काले समंदर में हलचल बढ़ी। एक साथ कई वॉरशिप्स दिखाई दी। देखते ही देखते गोले और मिसाइलें चलने लगी। बारूदी बटन ऑन हो गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, यूक्रेन वाले ग्रेन शिप्स अपने डेस्टिनेशन की तरफ रवाना होते, तब तक पता चला कि नाटो के वॉरशिप्स ब्लैक सी में पहुंच चुके हैं। सवाल, क्या ब्लैक सी में ग्रेन के नाम पर न्यूक्लियर रूट खुला? क्या रूस आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटा? क्या रूस समंदर में बिछी बारूदी सुरंग साफ होने का इंतजार कर रहा है? क्या ब्लैक सी में आने वाले दिनों
रूस और नाटो के बीच वॉर फ्रंट खुलने वाला है। ये सवाल क्यों उठे, इनके पीछे की वजह क्या है, वो कौन से बयान हैं जो इस तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ब्लैक सी में नाटो के वॉरशिप्स के पहुंचने की डिटेल्स जान लीजिए। असल में जो लोग पिछले 150 दिनों से यूक्रेन जंग को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि नाटो के वॉरशिप्स का ब्लैक सी में होने का मतलब यह है कि रूस के खिलाफ नाटो के वॉर गेम्स का फाइनल चैप्टर ओपन हो चुका है। एक दो नहीं, इस वक्त ब्लैक सी में 11 देशों के जंगी जहाज अपनी ताकत का दम दिखा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 देशों के सैन्य संगठन की इस एक्सरसाइज का नाम नाटो सी ब्रीज 2022 बताया जा रहा है। रूस यूक्रेन वॉर के बीच नाटो की ब्लैक सी में यह अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज है। पता तो यह भी चला है कि इस वॉर ड्रिल्स में फ्लीट्स, हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ 11 देशों के करीब 1400 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाटो की ब्लैक सी में इस बार सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज के बारे में नाटो के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ज्यादा जानकारी नहीं, बल्कि खुद रशिया के टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से ये तस्वीरें जारी की। इस पर लगातार न्यूज रिपोर्ट दिखाई जा रही है। असल में सवाल नाटो की वॉर ड्रिल्स की टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि कल जिस वक्त इस्तांबुल में यूक्रेन में रुके हुए अनाज को बाहर निकालने के लिए अनाज वाली डील साइन हुई, उसी दौरान नाटो के वॉर ड्रिल्स की तस्वीरें सामने क्यों आई? क्या वजह है कि नाटो ने ब्लैक सी में वॉर ड्रिल्स के नाम पर अपनी तैनाती बढ़ा दी? तो इसके लिए 22 जुलाई वाली ऐतिहासिक घटना को एक बार फिर से रिविजिट करना होगा। 2 महीने की लंबी कोशिशों के बाद रूस यूक्रेन को लेकर अनाज के एक्सपोर्ट वाली डील साइन। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर ओलेक्जेंडर कुब्राकोव के बीच मिरर डील पर दस्तखत किए गए। इसका मतलब यह है कि डील की 2 कॉपियां थी, जिस पर रूस और यूक्रेन की तरफ से अलग अलग साइन। रूस और यूक्रेन के बीच तलखी इतनी ज्यादा थी कि दोनों नेताओं ने हाथ मिलाना तो दूर की बात, एक टेबल पर ही साथ बैठने से इनकार कर दिया। हालांकि इस सब के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की मौजूदगी में यूक्रेन से ग्रेन एक्सपोर्ट्स वाली डील संभव हो सकी। लेकिन जैसे ये डील साइन हुई, इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और दूसरे नेताओं की तरफ से एक बेहद ही चौंका देने वाला बयान दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से यह साफ कहा गया कि उन्हें रूस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यानी कि ज़ेलेंस्की ने यह साफ कहा कि रूस के साथ जंग को खत्म करने को लेकर बातचीत तभी हो सकती है जब रूस उन इलाकों को खाली करे जहां पर उसने कब्जा कर रखा है। यानी कि रूस यूक्रेन के उन इलाकों से अपनी सेना को वापस खींचे। ज़ेलेंस्की की तरफ से साफ कहा गया कि ये जो डील है वो रूस के साथ जो लंबी जंगी तैयारी है उसके बीच में एक पॉज बटन है। यानी ये युद्ध काफी लंबा हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच हुई ग्रेन डील इस बात का एक और सबूत है कि यूक्रेन इस युद्ध को सहन कर सकता है। हालांकि ये डील आने वाली वैश्विक तबाही को रोकने का एक मौका है। दुनिया में खाने की कमी से कई देशों में संकट पैदा हो सकता है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से ऐसी बातें क्यों कही गई, इसे लेकर डील के कुछ और पहलुओं को समझना भी जरूरी है। असल में 22 मिलियन टन अनाज को ग्रीन सिग्नल दिए जाने को लेकर जो सहमति बनी है, उसे लेकर सभी पार्टियों के बीच कुछ शर्तें भी सामने रखी गई। इन कंडीशंस के मुताबिक यूक्रेन के ग्रेन शिप्स जब तक पोर्ट से बाहर निकलेंगे तो रूस उन्हें टारगेट नहीं करेगा, पोर्ट सिटी पर मिसाइलों से हमला नहीं करेगा। दूसरी शर्त यह थी कि यूक्रेन के वॉर शिप्स अनाज वाले जहाजों को उन समुद्री सीमाओं तक एस्कोर्ट करेंगे जहां बारूदी माइंस बिछी हुई है। तीसरी कंडीशन यह है कि तुर्की यूक्रेन के अनाज वाले जहाजों की जांच करेगा, क्योंकि रूस को आशंका है कि अनाज एक्सपोर्ट के बहाने पश्चिमी देश यूक्रेन के इन शिप्स में हथियार की स्मगलिंग तक कर सकते हैं, यूक्रेन को चोरी छुपे हथियार पहुंचा सकते हैं। जबकि पांचवी बड़ी शर्त यह भी है कि ब्लैक सी के जरिए रूस के अनाज और फर्टिलाइजर्स को भी सेफ पैसेज दिया जाएगा, उन पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगेगी। This is an agreement for the world. ये समझौता पूरी दुनिया के लिए है। इससे उन विकासशील देशों को राहत मिलेगी जो कंगाल होने और अकाल की कगार पर हैं। इससे खाने की कीमतें जो रिकॉर्ड स्तर पर हैं, उन्हें भी कंट्रोल किया जा सकेगा। Even before the war, nuclear nightmare for developing countries.
हालांकि इस डील को उस वक्त बड़ा झटका तब लगा जब यूक्रेन की तरफ से यह कह दिया गया कि रूस ने अचानक ओडेसा पोर्ट पर कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशनल कमांड ने टेलीग्राम पर इस खबर की जानकारी दी। यूक्रेन आर्मी ने कहा कि 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें ओडेसा पोर्ट की तरफ दागी गई थी। इनमें से 2 को हवा में ही मार गिराया, जबकि 2 मिसाइलों ने ओडेसा सी ट्रेड पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। जिस जगह पर अनाज रखा हुआ था, रूस ने उसी जगह को टारगेट किया है। ओडेसा पोर्ट के उस हिस्से पर मिसाइलें दागी गई। इसीलिए शायद ज़ेलेंस्की बार-बार ये कहते हैं कि रूस भरोसे लायक नहीं। ग्रेन डील के नाम पर वो यूक्रेन के दूसरे हिस्सों पर कब्जे की फिराक में। रूस किसी भी उकसावे में आ सकता है। वो यूक्रेन और दूसरे देशों के प्रयासों को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमें संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा है। अब इस समझौते का पालन करवाना उनकी जिम्मेदारी है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन को लेकर जो डील हुई है वो 120 दिन तक वैलिड है। वैसे जहां तक रूस की बात है तो वो अभी तक यही कहता आया है कि अनाज को रोकने के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है, क्योंकि यूक्रेन ने ही समंदर में बारूद बिछाया है और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से ही दूसरे देशों तक अनाज पहुंचने में देरी हुई। रूस तो बार बार ये भी दावा करता है कि वो सिचुएशन का फायदा नहीं उठाए। यूक्रेन के पोर्ट से बारूदी माइंस हटने के बाद अपने वॉरशिप नहीं भेजे, लेकिन जिस तरह डील के साइन होने के फौरन बाद ओडेसा की तरफ मिसाइलें दागी और जिस तरह नाटो के वॉरशिप्स ब्लैक सी में उतर आए, उससे तो लगता है कि अनाज वाली डील के नाम पर रूस वर्सेस रेस्ट ऑफ वेस्ट के बीच न्यूक्लियर रूट खुल चुका है, जिसकी फाइनल डेस्टिनेशन पूरी दुनिया का विनाश भी हो सकती है।